वेलकम बैक इन डिफेंस थियरी गाइस। तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज हम हाइड्रोकार्बन की थर्ड सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो एल्काइंस होती है हमारी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है, जिसकी पहचान कैसे करते हैं हम कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है और इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एसिटाइलाइनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखोगे कि इसमें एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे पास दो वीक पाई बॉन्ड होते हैं। और एल्काइंस हमारी क्या होती हैं, आइसोमर्स होती हैं एल्काडाइंस और साइक्लो एल्कीन्स की। अब हम बात करते हैं कि एल्काइंस की हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला तरीका आता है जैम डाई हैलाइड से प्रिपरेशन करने का। देखो, जैम डाई हैलाइड को मैंने आपको बताया कि एक सिंगल कार्बन पे दो हेलोजन क्या होंगे, अटैच होंगे। ऐसे कंपाउंड को जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। और हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से रिमूव करना होगा, जिसको क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोलते हैं। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए आप जो कैटलिस्ट या एजेंट्स यूज़ कर सकते हो वो आप आइदर सोडामाइड यूज़ कर सकते हो यानी कि NaNH2, या फिर आप एल्कोहलिक KOH या ROH प्लस RONA का मिक्सचर यूज़ कर सकते हो। तो देखो, हमारे पास बेसिकली सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक जैम डाइहैलाइड मैं ले लेता हूँ। मैंने ले लिया RCH2CH X और X। ठीक है, अब एक सिंगल कार्बन पे दो क्या है हमारे पास, हेलोजन अटैच है। सो दिस इज ए जैम डाइहैलाइड। मैंने इसमें एल्कोहलिक KOH डाला, मैं यहाँ पे सोडामाइड भी डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है, मेरी इच्छा। अब बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा CH2 वाला जो कार्बन है, दिस इज माई बीटा कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से एक हेलोजन यहाँ पे क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। जब एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव हो जाएगा यानी कि HX रिमूव हो जाएगा तो हमारे अल्फा बीटा कार्बन में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। ये स्टेबल है बाय रेजोनेंस और इसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं। विनाइल हैलाइड क्या बच्चों, कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है उसके साथ ही जस्ट अटैच है क्या, हेलोजन। उसके बाद हमने वापस से इसमें NaNH2 डाल लिया, सोडामाइड यूज़ कर लिया, वापस से क्या हो गया, HX निकल गया। सिमिलरली वैसे ही प्रोसेस से और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्काइन, और साथ में NaX और अमोनिया भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसके बाद जैसे हमने जैम डाइहैलाइड से बनाया, सिमिलरली हम विसिनल डाइहैलाइड से भी एल्काइन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बोला जाता है। देखो, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन विसिनल डाइहैलाइड से कैसे बना सकते हैं कि विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, दो अलग अलग कार्बन पर एक एक क्या होगा, हेलोजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। जब हम इसमें एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो यहाँ से HX रिमूव हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे मान लो पहले ये है मेरा अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। देखो, पहले क्या हुआ कि बीटा कार्बन का हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन का X यहाँ से रिमूव हो गया, HX यहाँ से रिमूव हुआ और हमारा प्रोडक्ट बन गया ये। अब दूसरी बार हम फिर दोबारा से HX को रिमूव करवाएंगे तो इस बार क्या हुआ कि हमारे इस कार्बन से हेलोजन और इस कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो फाइनली हमारी क्या बन जाएगी बच्चों, एल्काइन बन जाएगी। अब देखो, जब हम विसिनल डाइहैलाइड से क्या एलिमिनेट करते हैं, जब हम उसका एलिमिनेशन करने लगते हैं तो हमारे पास एल्काडाइंस भी बन सकती हैं। कैसी, 1,2 एल्काडाइंस या फिर 1,3 एल्काडाइंस। एल्काडाइंस मतलब एक एल्काइल ग्रुप जिसमें दो बार क्या हैं, डबल बॉन्ड है। लेकिन फिर भी हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारी एल्काइन ही बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास ये रहा एक विसिनल डाइहैलाइड और इस विसिनल डाइहैलाइड में जब मैंने NaNH2 डाला तो देखो क्या हुआ। अब बच्चों, यहाँ पे ये हो सकता है कि हमारा ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हेलोजन निकल जाए तो हमारे पास इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हेलोजन और ये वाला हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो इन दो कार्बन के बीच में भी क्या आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है। तो यहाँ से मेरी क्या बन गई, एल्काइल 1,3 डाइन बन गई। एल्काडाइन जो बनी है वो 1,3 वाली बनी है। ठीक है, इसके अलावा
क्या हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास 1,2 डाइन भी बन सकती है। कैसे बनेगी कि अगर मान लो यहाँ से क्या चला गया एक हाइड्रोजन और यहाँ से क्या चला गया एक हैलोजन, तो हमारी बन जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हैलोजन चला जाए तो इन दो कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हमारे पास एल्काडाइन 1,3 वाली भी बन सकती है। और हमारे पास जो हमारी एल्काइन हम बनाते ही हैं कि ये वाला हाइड्रोजन चला जाए और ये हैलोजन चला जाए तो एक बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हैलोजन चला जाए तो एक बॉन्ड और आ जाएगा, तो जिससे हमारी क्या बन जाएगी, एल्काइन बन जाएगी। तो बच्चों हमारे पास ना तीनों ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने बताया कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, हमारी एल्काइन का बनेगा। इसके बाद हमारे पास मेथड आता है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलो एल्केन। बच्चों हमारे पास एक एल्केन है जिसके पास 4 हेलोजन अटैच है, 1122 टेट्रा हेलो है, और मैं उसको क्या कर दूं, जस्ट हीट कर दूं हेलो एल्केन को, तो किसके साथ हीट कर रहा हूं, जिंक डस्ट के साथ। देखो जिंक जो है मेरा वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिंक क्या करता है, यहाँ से एक जिंक 2 हेलोजन को अपने साथ ले जाता है, और हम यहाँ पे 2 मोल ले लेंगे तो हमारे पास से चारों हेलोजन ये जिंक ले जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास है टेट्रा हेलो एल्केन, देख रहे हो आप 4 हेलोजन अटैच हैं, मैंने इसमें जिंक डस्ट डाला, तो जिंक ने क्या किया, इन चारों हेलोजन को यहाँ से निकाल लिया ZnX2 की फॉर्म में, और यहाँ पर हमें इन दोनों कार्बन के बीच में क्या क्रिएट हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो हमारी एल्काइन बन गई दोस्तों। इसके बाद हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, एल्काइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब एल्काइन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे कि हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा किसका, एक्वस सॉल्यूशन का, और वो हमारे पास सोडियम या पोटेशियम फ्यूमरेट हो सकता है या मैलिएट हो सकता है, जिससे हमारे पास एसिटाइलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। कहाँ पे, एनोड पे। दोस्तों एसिटाइलिन क्या है, हमारा फर्स्ट मेंबर होता है हमारी एल्काइन सीरीज का। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक एक्वस सॉल्यूशन है, पोटेशियम का है, और मैंने इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस इसका जब करवाया तो मेरे पास क्या बनेगा, एसिटाइलिन बनेगा और CO2 गैस बनती है। दोस्तों ये जो दोनों चीज़ें हैं ये मेरी कहाँ पे बनती है, एनोड पे बनती है। अब हम इसको समझने के लिए जस्ट इसका मैकेनिज्म अगर रीड करें तो हमें पता चलता है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन में सबसे पहले हम उसको आयनाइजेशन फॉर्म में बनाएं तो यहाँ से जो मेरे के हैं, जो यानी कि जो पोटेशियम है वो 2K पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये आयनाइज फॉर्म में बन जाएगी। अब देखो जो एनोड के ऊपर क्या होता है, हम जानते हैं एनोड के ऊपर एल्काइन और CO2 गैस क्या होती है, बनती है। तो देखो हमारे पास जो आयनाइज फॉर्म थी उसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल कुछ इस तरीके से, देखो ये अपने अपने बॉन्ड इस तरीके से देके यहाँ से CO2 और CO2 क्या हो जाएगी, 2 CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और जो CH के बीच में डबल बॉन्ड था यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनने के बाद एसिटाइलिन बोलेंगे। तो ये दोस्तों कहाँ पे बन रही है, एनोड पे। एनोड पे आपकी एसिटाइलिन बन गई और एनोड पे आपकी क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। वहीं पे अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड में आप क्या यूज़ कर सकते हो, कैथोड में आप क्या जानते हो कि KOH और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है, कैथोड पे बनती है। अब जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे पोटेशियम, अब जो मेरा K पॉजिटिव था और हमारे पास है एक वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखो वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बने थे जो हमने निकाले थे, और यहाँ से HOH बॉन्ड टूट जाएगा और जो K है वो OH को ले लेगा, कंबाइन होकर KOH बना देगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच होकर क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। ठीक है दोस्तों, हम हायर एल्काइन की सिंथेसिस कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। देखो अगर हमारे पास कोई लोअर एल्काइन है तो हम उस लोअर एल्काइन को हायर एल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे दोस्तों, कि देखो मैंने यहाँ पे लिया एसिटाइलिन को लिया था और साथ में मैंने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया CH3MgBr। अब यहाँ पे पार्शियल कैरेक्टर आ जाते हैं, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनली यहाँ पे इस कार्बन के साथ MgBr अटैच हो जाएगा और मीथेन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाता हूँ तो फाइनली मेरा जो MgBr है वो यहाँ से हट जाएगा
और ये एल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएगा। और ये जो आई ग्रुप है, यानी कि ये जो आई है, हेलोजन है मेरा, ये MgBr के साथ आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या प्रोडक्ट बना, वापस से एल्काइन बन गया और साथ में MgBr और आई बाहर निकल गया। सिमिलरली आप एक और एग्जाम्पल लेकर अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक हायर एल्काइन की सिंथेसिस हो जाती है। दोस्तों हम इथाइन की सिंथेसिस, यानी कि इथाइन या फिर जो पहला मेंबर है जिसको इथाइन बोलते हैं या एसिटाइलिन बोलते हैं, हम उसकी सिंथेसिस भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम बाय द यूजिंग ऑफ मेटल कार्बाइड्स। दोस्तों ये एक लैबोरेटरी मेथड है, क्योंकि इसको लैब में परफॉर्म करते हैं बेसिकली। और कैसे करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन द कैल्शियम कार्बाइड। हम कैल्शियम कार्बाइड लेंगे, उसके ऊपर वाटर का अटैक करवाएंगे और हमारे पास इथाइन बन जाएगा। देखो भाई मेरे पास है कैल्शियम कार्बाइड, उस पर जस्ट मैंने वाटर को अटैक करवाया तो मेरा इथाइन बन गया और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। कैसे निकला, देखो कैल्शियम, इन सभी को तोड़ लो, आपस में आयंस की फॉर्म में तोड़ कर देखो तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव में, C2 मेरा C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव फॉर्म में, और जो वाटर है वो H पॉजिटिव और OH फॉर्म में निकल जाएगा, टूट जाएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव वाले किधर जाएंगे, नेगेटिव के पास, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव के पास। तो सभी को कंबाइन करके देखोगे कि तो क्या बनेगी, एल्काइन बनेगी। और एल्काइन कौन सी बनेगी, इथाइन। और साथ में से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। दोस्तों हम एल्काइन की सिंथेसिस हेलोफॉर्म से भी कर सकते हैं। अब देखो हेलोफॉर्म में मेरे पास आइडोफॉर्म हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। CHI3 को आइडोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को CHCl3 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम प्योर एसिटाइलिन को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्योर इथाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, जब आइदर आप यहाँ पे आइडोफॉर्म ले लो या क्लोरोफॉर्म ले लो, उसको अगर आप हीट कर देते हो सिल्वर के साथ, सिल्वर पाउडर के साथ, तो आपकी सिंपली यहाँ पे क्या, किसकी सिंथेसिस हो जाती है, इथाइन की। देख लो कि अगर मेरे पास एक एल्काइल क्लोरोफॉर्म है या आइडोफॉर्म है और उसकी रिएक्शन मैंने सिल्वर के साथ करवाई, 6 मोल ऑफ सिल्वर मैंने यहाँ पे ले लिए और मैंने 2 मोल ऑफ आइडोफॉर्म यहाँ पे ले लिया, तो जो मेरा सिल्वर है वो किसको ले लेगा, आयोडीन के साथ कंबाइन होके 6 मोल AgI बना देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेते तो 6 मोल ऑफ AgCl बन जाते, और साथ में यहाँ पे ये जो दोनों CH है मेरे आपस में अटैच होके क्या बना देते हैं, इथाइन बना देते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दोस्तों जो हमारी एल्काइन के पहले 3 मेंबर हैं, यानी कि पहला मेंबर कार्बन 2 का होता है, ठीक है। तो C2 से लेके C4 तक जो पहले 3 मेंबर हैं वो गैसेस होती हैं। नेक्स्ट C5 से लेके C12 तक हमारे पास वो लिक्विड होते हैं, और उसके बाद जितने भी कार्बन की एल्काइंस होंगी वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारी एल्काइंस हैं वो वाटर के अंदर हल्की सी सॉल्युबल होती हैं। हमने एल्केन और एल्कीन के बारे में जाना तो वो इनसॉल्युबल थी, लेकिन एल्काइंस हमारी स्लाइटली क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। और हमारी जो एल्काइंस हैं वो सॉल्युबल होती हैं बेंजीन में, एसीटोन, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सभी में तो क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटीज़ का, तो दोस्तों जो एल्कीन्स होती हैं उनकी अगर हम उनसे कंपेयर करें, एल्कीन्स और एल्केन से कंपेयर करें, तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इनका ज़्यादा होता है। किस वजह से, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा पोलराइजेशन होती है, ठीक है। और बाकी वही सेम बात है कि मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, साइड चेन जिसकी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम, ठीक है। क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं, जो साइड चेन जितनी ज़्यादा बढ़ती है तो सरफेस एरिया उतना ही घटता चला जाता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर वेट पे। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो जो हमारी एल्काइंस है ना वो केमिकल प्रॉपर्टी शो करती हैं, वो भी 2 कारणों की वजह से। पहला कारण है कि उसके पास ना पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो एल्काइंस हैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 वीक क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों इनके पास लूजली बाउंडेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एल्काइंस एल्कीन्स की तरह इजीली क्या कर सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर सकती है। अब मैंने कहा कि जो मेरी एल्काइन है या C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन ही होती है, वो लेस रिएक्टिव होती है एल्कीन से।
कहाँ पे, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एल्काइंस क्या कर सकती हैं, एल्काइंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी परफॉर्म करती हैं विद न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके बाद दूसरा रीज़न है हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस। देखो ये वो हाइड्रोजन होता है जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है। और अगर हम इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं, कैसे, बाय द यूजिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमारे पास एसिटाइलिन या 1 एल्काइन जो है हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, एक वीक एसिड कंसिडर करते हैं। अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो आप देखो हमारे पास तीन क्या होते हैं, तीन तरह के CH बॉन्ड हैं, और अगर इन तीनों में S करेक्टर को मैं ध्यान में रखूं तो मेरा जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला एल्काइन है वो sp हाइब्रिडाइज, एल्कीन हमारा sp2 एंड एल्केन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो S करेक्टर एल्काइन में सबसे ज़्यादा होते हैं 50%, एल्कीन में 33 एंड एल्केन में 25% होते हैं। अब दोस्तों आप जानते हो कि जो हमारे S इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर होते हैं P इलेक्ट्रॉन से। तो देयरफॉर कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जिसके पास ज़्यादा करेक्टर है, क्या S करेक्टर ज़्यादा है, तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, यानी कि वो कार्बन न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, जिसकी वजह से हाई S करेक्टर होने की वजह से एल्काइन के अंदर एल्काइन क्या करता है, एल्काइन अपना हाइड्रोजन इजीली रिमूव कर देता है एज ए प्रोटॉन की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो एसिडिक नेचर आप वेरियस CH बॉन्ड के देख सकते हो कि एल्काइन में एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, फिर एल्कीन में, देन एल्केन में। एक रिलेटिव एसिडिक ऑर्डर आप ये नोट कर लो नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर वाटर का सबसे ज़्यादा, देन एल्कोहल, देन एल्काइन, देन अमोनिया, देन आपके पास एल्कीन एंड देन एल्केन। इसके बाद एडिशन रिएक्शन देखें तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ कैटलिस्ट। आप यहाँ पे निकल, पैलेटिनम या फिर पैलेडियम यूज़ कर सकते हो, और एल्काइन हमें क्या देगी, एल्केन्स देगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एल्काइन ले लेते हैं हम, निकल हाइड्रोजन इनका यूज़ करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो फाइनली हमें क्या मिल जाती है, एल्केन मिल जाती है। दोस्तों आप लिंडलर्स कैटलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि PDCaCO3, या फिर आप यहाँ पे P2 कैटलिस्ट जो हमारा होता है निकल ब्रोमाइड, उसका भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्या मिलेगी, सिस एल्कीन मिलेगी। ये हमने एल्कीन में भी सीखा था, है ना, वहाँ पे हमने सिस बनाई थी फॉर्म। तो देख रहे हो आप यहाँ पे कि हमारे पास क्या है, एल्काइन है। जब हमने उसमें लिंडलर कैटलिस्ट डाला और हाइड्रोजनेशन किया इसका, तो हमें क्या मिल गई, सिस एल्कीन मिल गई। अब ये देखो मैंने इसके नीचे लिखा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ सिस एल्कीन ही मिलेगी अगर आप लिंडलर कैटलिस्ट का यूज़ करते हो या P2 कैटलिस्ट का यूज़ करते हो। ट्रांस नहीं मिल सकती। ट्रांस चाहिए तो आपको बिर्च रिडक्शन करवाना पड़ेगा, आपको सोडियम का यूज़ करना पड़ेगा इन लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो आपको क्या मिल जाएगी, ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। देखो हमने इसमें ये किया तो हमें क्या मिल गई, ट्रांस एल्कीन। अब इससे सिर्फ हमें ट्रांस एल्कीन ही मिल सकती है, सिस नहीं मिल सकती, तो ये भी क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। दोस्तों हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी करवा सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है, जब भी एडिशन रिएक्शन स्टार्ट होती है तो एडिशन कब इनिशिएट होता है, इलेक्ट्रोफाइल से। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिव ग्रुप होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं। ठीक है, तो जो एल्काइंस हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाते हैं, और ये क्या होते हैं, एल्काइंस हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कमज़ोर होते हैं एज कंपेरिजन टू एल्कीन्स। क्यों, क्योंकि जो हमारे एल्काइंस हैं उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं कार्बन के न्यूक्लियाई से, तो वो क्या कर सकते हैं, लेस इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के लिए कम अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि इनसे जो इंटरमीडिएट बनता है अब उसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो एक बार ज़रा देखो, जब मैंने यहाँ पे एल्काइन लिया तो एल्काइन का कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट बनाया, और जब एल्कीन लिया तो उसका इंटरमीडिएट बनाया। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों इंटरमीडिएट में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो मैंने स्टेबिलिटी चेक की तो मुझे पता चला कि जो एल्कीन से बना था ना इंटरमीडिएट वो ज़्यादा स्टेबल है। एल्काइन वाला क्यों रह गया अनस्टेबल या मतलब कम स्टेबल, तो देखो इस पे जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वो किस पर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, तो वो क्या है, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एल्कीन्स हैं वो क्या होती हैं,
ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एज कंपेरिजन टू व्हाट, एल्काइंस। दोस्तों हम हैलोजन का भी एडिशन कर सकते हैं, मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन का एडिशन हम कर सकते हैं। कोई भी हम मेटल हैलाइड ले लें तो उससे हमें डाई या टेट्रा हैलो डेरिवेटिव मिल सकते हैं। अब देखो जैसे मेरे पास कोई एल्काइन है और उसमें मैंने क्लोरीनेशन करवाया, कोई भी मेटल हैलाइड में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने FeCl3 का यूज़ किया, तो सीधा मैंने यहाँ पे टेट्रा हैलो डेरिवेटिव बनाकर दिखा दिया। अब ये कैसे बना, हम चलो मैकेनिज्म देखते हैं। देखो हमारे पास एक मेटल हैलाइड था, क्लोरीन था, तो इसको आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एल्काइन के ऊपर क्लोरीन अटैक करेगा, ठीक है, सबसे पहले एल्काइन के ऊपर कौन अटैक किया, क्लोरीन ने अटैक किया। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस Cl के साथ, CH के साथ, तो यहाँ पर अटैच होने के बाद ये कार्बोकैटायन बना दिया। अब दोस्तों ये वाला जो कार्बोकैटायन है ना हमारा लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ऑफ पॉजिटिव कार्बन एटम के ऊपर, उसका क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इस वजह से इसको क्या होना पड़ता है, थोड़ा स्टेबल बनना पड़ता है और एक साइक्लिक कैटायन बनाना पड़ता है, तो इसने बना दिया। फिर इसके ऊपर FeCl4 नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से एक Cl किसके साथ अटैच हो जाएगा, जिस देखो ये जो एरो कहाँ जा रही है, कि जिस कार्बन पे जा रही है उसके ऊपर कौन अटैच हो जाएगा, Cl अटैच हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा डाई हेलो, ठीक है, डाई हेलो एल्कीन बन गई। अब डाई हेलो एल्कीन में वापस से FeCl3 और Cl2 को जब हम डालेंगे तो सिमिलरली प्रोसेस से हमारा टेट्रा क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। अब हम बात करते हैं हैलोजन एसिड को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, HX का एडिशन करेंगे, और उसके लिए रूल लगता है मार्कोवनी-कोज रूल। देखो मार्कोवनी-कोज रूल मैं समझाता हूँ, उससे पहले आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो। अब हमें HX को ऐड करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। अब हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास एल्काइन है और उसमें हमने HX को ऐड करना है, तो अब लगाते हैं हम मार्कोवनी-कोज रूल। देखो हमारे पास एक है हाइड्रोजन और एक है हेलोजन, और हमें इन दोनों को ऐड करना है हमारी एल्काइंस के अंदर। तो बच्चों जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसके पास और हाइड्रोजन आ जाते हैं, और जो कम हाइड्रोजन वाला है उसके पास हेलोजन आकर अटैच हो जाएगा, ये कहता है मार्कोवनी। तो यहाँ पे भाई मेरे पास बीटा वाले कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन की कमी है, तो वहाँ पे हेलोजन आकर अटैच हो गया, और जो अल्फा वाला कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन पहले से हैं, तो और हाइड्रोजन आकर अटैच हो गए। तो यहाँ से मेरे पास देखो, अब हम यहाँ पे कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल ले लेंगे, तो जैम डाई हैलाइड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, जो मेरा एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म समझते हैं कि देखो क्या हुआ होगा, HX से H पॉजिटिव आया, और H पॉजिटिव किसके पास जाएगा भाई, CH के पास जाएगा, CH2 बन जाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बना। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर X नेगेटिव अटैक करेगा, तो यहाँ पे X कहाँ जाएगा, कार्बोकैटायन के पास जाएगा। देन वापस से H पॉजिटिव अटैक करेगा, तो H पॉजिटिव हमारा जाना किसके पास चाहिए, CH2 के पास, तो जी हाँ वहीं जाता है, लेकिन ये जा सकता है दूसरे वाले की तरफ भी, लेकिन वो दूसरे वाले की तरफ जाएगा तो वो लेस स्टेबल बनेगा। अब देखो ये जो हमारा CH3 मतलब CH2 के पास जाएगा तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्यों, क्योंकि प्लस M इफेक्ट है, और उसमें सिर्फ -I इफेक्ट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे कहीं लिख रखा होगा, हाँ ये देखो ये लिख रखा, अगर हम ये वाला कार्बोकैटायन बनाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो अब जो मेरा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है उस पर वापस से X अटैक करेगा, X नेगेटिव, और हमारे पास एक जैम डाइहैलाइड बन जाएगा जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइपोहेलस एसिड्स को भी ऐड कर सकते हैं मार्कोवनी-को रूल से, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे ना बच्चों जैम डायोल बनता है, यानी कि एक कार्बन के साथ 2 OH बॉन्ड जुड़ जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि एक कार्बन के पास अगर 2 OH बॉन्ड हैं तो वो स्टेबल नहीं है, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वहाँ से वाटर का क्या हो जाता है, रिमूवल हो जाता है। और जब वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास डाई हेलो एल्डिहाइड या फिर डाई हेलो कीटोन्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अब देखो जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे एक एल्काइन, और एल्काइन में जब मैंने हाइपोहेलस या हाइपोक्लोरो एसिड डाला तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है।
डाई हेलो कीटोन बन गया। अब डाई क्लोरो कीटोन बोलेंगे हम यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन को यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, वापस से HOCl से Cl पॉजिटिव। अब देखो Cl पॉजिटिव किसके पास जाना चाहिए, तो आप कहोगे कि ये तो क्लोरीन है, मतलब हेलोजन है, तो ये तो कम कार्बन वाले के पास जाना, मतलब कम हाइड्रोजन वाले के पास जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऐड कौन होने वाले हैं, OH। OH ऐड होने वाला है, तो OH किसके पास ऐड होगा, जिसके पास कार्बन की संख्या, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, तो हैलोजन किसके साथ अटैच होगा, जिसके पास हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहले वापस से भाई वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनेगा, फिर हम उसका क्या बनाएंगे, साइक्लिक कैटायन बनाएंगे, फिर हम OH नेगेटिव का ऐड करेंगे, तो OH किसके पास ऐड होगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो देखो यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर वापस से क्लोरीन पॉजिटिव डालेंगे, तो क्लोरीन पॉजिटिव वापस से मोर स्टेबल क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, जो +M इफेक्ट से ज़्यादा स्टेबल है। फिर OH नेगेटिव उसमें डालेंगे, तो वापस से OH नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, उसी कार्बन के ऊपर, जो अनस्टेबल होगा, जिसमें से वाटर निकल कर क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो कीटोन बन जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे BH3 का एडिशन भी कर सकते हैं THF का यूज़ करके, और B2H6 हाइड्रोबोरेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो जो हमारा THF है उसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, जो एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब हमारे पास 3 मोल ऑफ एल्काइन है, अगर मैंने उसमें BH3 और THF डाला तो मेरा एक एज ए मोनोमर यहाँ पे, मतलब कि पॉलीमर की तरह से ये बन जाएगा। 3 हमारे पास इसके मोल होंगे और एक बोरोन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब याद रहे कि बोरोन मतलब जो BH3 है वो मेरा एज ए मोनोमर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जो सॉल्वेंट हम THF यूज़ कर रहे हैं ना, वो इस BH3 को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस तरीके से भाई, एक बार क्या हुआ, एक बार इस एल्काइन के पास ना, इस एल्काइन के पास इसने BH3 के ऊपर अटैक मार दिया, और यहाँ से BH3 पे एक हाइड्रोजन हटकर किसी एक कार्बन के पास आ जाएगा, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो BH2 बचेगा वो दूसरे वाले कार्बन के पास आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से बन जाएगा कंपाउंड। अब ऐसे ही यहाँ पे फिर दोबारा से अटैक होगा, फिर तिबारा से अटैक होगा, तो मैंने यहाँ पे लगातार ही 2 बार अटैक करके और सेम प्रोडक्ट बना दिया। अब मैं इसका क्या करवा दूँ, बेसिक ऑक्सीडेशन करवा दूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड के फॉर्म में से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इनॉल फॉर्म बन जाएगी। और दोस्तों जो इनॉल फॉर्म होती है, जो इनॉल फॉर्म होती है मेरी, वो लेस स्टेबल होती है। क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, इसीलिए वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, कीटोन के अंदर। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो कि आपके पास क्या बन जाएगा, कीटोन की फॉर्मेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले बात आती है कंबशंस की। देखो कंबशन की बात आती है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है भाई, हमारे पास कोई एल्काइन है, उसमें इतने मोल हैं, 3n-2 डिवाइडेड बाई 2 इतने मोल हैं O2 के, NCO2 n मोल हैं आपके CO2 के, n-2 मोल हैं आपके किसके, वाटर के। तो यहाँ पे आप कोई भी एक एग्जांपल लेकर भी देख सकते हो, तो उनके मोल्स आप इजीली लिख सकते हो। देखो जो कंबशन जब भी हम एसिटाइलिन का करवाते हैं ना, तो उसको वेल्डिंग और कटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या निकलती है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम निकलती है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। इसके बाद हम आगे अगर बात करते हैं तो हम एसिडिक ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं KMnO4 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी एल्काइंस हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं एसिड के अंदर। अब देखो ये एल्काइंस है, इसको जब ऑक्सीडाइज करवाया तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे जब इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमारे पास एसिड्स बन गए। तो एसिड में क्या हो जाती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है। वहीं पे अगर मान लो आपके पास इथाइन है और इसका वापस से आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो फाइनली यहाँ पे भी देखो एसिड बन जाता है, फॉर्मिक एसिड बना। तो फॉर्मिक एसिड का फर्दर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो किस में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। ऐसे ही आपके पास मान लो प्रोपेन है, और प्रोपेन में आप वापस प्रोपाइन है, और वापस से आप उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो यहाँ पे एक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, और उसका वापस से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब हम अगर ओजोन की बात करें, ओजोनोलिसिस करवाते हैं, तो ओजोनोलिसिस कन्वर्ट हो जाता है ओजोनाइड के अंदर। देखो ये जो ग्रुप मैंने यहाँ पे बना रखा है, दिस ग्रुप इज ओजोनाइड। अब यहाँ पे क्या होता है
कि ओजोन एल्काइन के ऊपर अटैक करेगा और तीनों ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ओजोनाइड बन गया। अब हम यहाँ पे H2O2 डालें तो हमारे पास एक क्या बन जाएगा, हमारे पास एसिड बन जाएंगे। तो देखो इस रिएक्शन में जो H2O2 का यूज किया गया है वो एज ए ऑक्सीडेंट यूज करते हैं और वो ऑक्सीडाइज कर देता है ओजोनाइड को किसके अंदर, एसिड के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे किसका यूज कर ले, एक रिडक्टेंट, एक जिंक का यूज कर लें तो यहाँ पे क्या होगा वाटर के साथ, तो वो H2O2 को रिड्यूस कर देगा और फर्दर ऑक्सीडेशन करने नहीं देगा। ठीक है, तो H2O2 जिंक के साथ कंबाइन होकर जिंक ऑक्साइड और वाटर यहाँ पे क्या कर देता है, बना देता है। अब देखो मेरे पास मान लो एक प्रोपाइन है, अगर मैंने उसको ओजोनोलिसिस सिंपल तरीके से करवाया तो सारी वही प्रोसेस है भाई, एसिड और फॉर्मिक एसिड बन गया। लेकिन अगर मैंने वहाँ पे जिंक यूज़ कर दिया तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि जिंक आके आपका ओजोनाइड से आगे ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक डेरिवेटिव्स। देखो हमारे पास केवल वन एल्काइन वाली ही जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकती हैं और वो क्या देती हैं, एसिडिक कैरेक्टर। अब वन एल्काइन का मतलब क्या है कि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा हमारा उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अगर मान लो हमारे पास जो एसिटाइलिन है उसके पास तो दो हाइड्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़े हुए, जबकि प्रोपाइन में अगर देखूं तो वो मोनोबेसिक है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एसिटाइलिन हमें 2 H पॉजिटिव दे सकता है और प्रोपाइन हमें सिर्फ एक ही H पॉजिटिव दे सकता है। तो अब अगर मैं बात करूं, अगर मुझे सोडियम एसिटाइलाइड्स बनाने हैं तो मैं एसिटाइलिन को रिएक्ट करवा दूंगा सोडामाइड के साथ और मुझे क्या मिल जाएगा, एसिटाइलाइड्स मिल जाएंगे। अब देखो मेरे पास है यहाँ पे एसिटाइलिन या फिर मैं बोलूँ इथाइन, सोडामाइड से मैंने रिएक्ट करवाया तो सोडियम यहाँ पे किसी भी एक प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोबारा से डाल दूं, क्योंकि इसके पास तो क्या है, ये तो डाई बेसिक है, इथाइन हमारा क्या होता है, डाई बेसिक होता है, तो ये हमारा डाई सोडियम एसिटाइलाइड बना देगा। अब दोस्तों हम कॉपर या सिल्वर के एसिटाइलाइड भी बना सकते हैं, कैसे, बाय द यूजिंग ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट को हम यूज कर सकते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर। और दोस्तों अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर यूज कर दे तो उसको टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एल्काइन लिया और अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्यूप्रस क्लोराइड को डाला, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे रिएजेंट को अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड बोलेंगे। तो यहाँ से मेरे पास कॉपर का एसिटाइलाइड बन जाएगा जो रेड प्रेसिपिटेट देगा। वहीं पे अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट का यूज कर लूँ तो वो सिल्वर एसिटाइलाइड दे देगा जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्चुअली हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, हम डिटेक्ट यूज़ करते हैं कि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन है या नहीं है, इसके प्रेजेंस के लिए हम इन टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो एल्कीन्स और एल्काइंस में हम ये टेस्ट करवाते हैं, देखते हैं, प्राइमरी मतलब वन एल्काइंस या सेकेंड एल्काइंस के अंदर भी हम देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आइसोमराइजेशन करवा सकते हैं, कैसे, देखो जैसे अगर मान लो मेरे पास 1 ब्यूटाइन है तो 1 ब्यूटाइन में अल्कोहलिक QH डालूंगा तो मेरे पास 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। लेकिन अगर वापस से मैं इसके अंदर सोडियामाइड डाल देता हूं तो 2 ब्यूटाइन से हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। तो ये क्या है, आइसोमराइजेशन हो गई। हम दोस्तों पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो लीनियर पॉलीमराइजेशन करवाएं या फिर हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवाएं। दोस्तों अगर हम लीनियर पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बनाते हैं डाइमराइजेशन। अब देखो हमारे पास मान लो 2 मॉलिक्यूल हैं किसके, इथाइन के, और हमने एक सॉल्यूशन से पास करवाया, वो कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन है किसके अंदर, अमोनिकल सॉल्यूशन के अंदर। तो हमें क्या मिलेगा, विनाइल एसिटाइलिन मिलेगा। देखो विनाइल एसिटाइलिन का मतलब है, विनाइल का मतलब क्या है भाई, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है उसको एक कार्बन नेक्स्ट पर हमारा क्या होगा, विनाइल ग्रुप होगा। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे हमने एसिटाइलिन लिया, एसिटाइलिन के 2 मोल लिए, तो यहाँ पे क्या बना, मोनोविनाइल एसिटाइलिन बना, जिसको ब्यूटीनाइन बोलते हैं। भाई 4 कार्बन के बन गए, हमारे पास 2 मोल थे इसलिए हमने दोनों मोल को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, मोनोविनाइल।
और ऐसे ही अगर हम 3 मोल से करवाएं तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, देखो अगर हमने 3 मोल से करवाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइविनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा, बस दोनों तरफ जुड़ जाएंगे, तो डाइविनाइल एसिटाइलिन हो गया। और हम क्या कर सकते हैं डाइमराइजेशन के अंदर, विनाइल एसिटाइलिन में अगर मैं क्लोरीन HCl से रिएक्ट करवा दूं तो यहाँ से क्लोरोप्रीन बन सकती है, उसकी भी पॉलीमराइजेशन करवा दूं तो नियोप्रीन बन सकती है, जिसको सिंथेटिक रबड़ बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात करें तो हम यहाँ पे रेड हॉट और आयरन ट्यूब का यूज़ करते हैं। देखो मैंने पहले 3 मोल ऑफ इथाइन लिया तो मेरी बेंजीन बन गई, मैंने प्रोपाइन ले लिए 3 मोल तो मेरे पास क्या बन गया, मेसिटाइलिन बन गई। अगर मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ब्यूटुआइन ले लिया तो मैंने यहाँ पे क्या बन गया, हेक्सामिथाइल बेंजीन बन गया। मतलब सब जगह CH3 जुड़ गए, क्यों, क्योंकि हमारे ब्यूटुआइन के अंदर क्या है भाई, 2 CH3 तो एक्स्ट्रा होते ही हैं, लेकिन हमने 3 मोल लिए तो हमारे पास 6 CH3 क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। तो बेंजीन के 6 पार्ट पे क्या हो जाएगा, CH3 अटैच हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें तो एसिटाइलिन के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो हमने पहला यूज़ पढ़ा था किसके अंदर, कंबशन के अंदर, कि हम ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाते हैं जो एज ए वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ करते हैं। हम एसिटाइलिन का यूज़ एज ए इल्यूमिनेंट कर सकते हैं। हम एसिटाइलिन को यूज़ कर सकते हैं एज ए आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। हम एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, वेस्ट्रॉन, वेस्ट्रोसॉल, PVC, PVA, क्लोरोप्रीन, ब्यूटाडाइन, लेविसाइड, इन सब की फॉर्मेशन के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एसिटाइलिन का यूज़ कर सकते हैं। हम एसिटाइलिन का यूज़ एज ए जनरल एनेस्थेटिक भी कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, उसके बाद बात करते हैं टेस्ट फॉर एल्काइंस। एल्काइंस का टेस्ट करवाएंगे। देखो हम अगर ब्रोमीन वाटर का यूज़ कर सकते हैं इन द CCl4 सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, डीकलराइजेशन हो जाता है। हम यहाँ पे 1% एल्कलाइन KMnO4 का यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए। हम यहाँ पे 1 एल्काइन जो है मेरी वो क्या देगी, AgNO3 वाला टेस्ट देगी, ठीक है। उसमें रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, है ना, तो हमने करवा के देखा था। अब देखो जो मेरा पहले 2 टेस्ट हैं वो डिटरमाइन करते हैं किसके लिए, अनसैचुरेशन टेस्ट है, और लास्ट वाला जो टेस्ट है वो मैंने आपको बताया था भाई टोलेंस रिएजेंट वाला, है ना, तो उसमें हम करते हैं। अब देखो अगर मेरे को ना, मेरे पास 3 चीज़ें हैं, मेरे पास इथेन, इथीन, एल्काइन, इथाइन, मतलब एक एल्केन है, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है, और तीनों को ना मैंने मिला दिया और तीनों को मिलाकर मेरे से बोला गया कि इन तीनों को ना सेपरेट करके दिखाओ। तो मैंने इन सॉल्यूशन को क्या किया, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में डाला। अब तुम ही बताओ, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में डालोगे इस सॉल्यूशन को तो भाई कौन बाहर निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला है उसके क्या बनेंगे, रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो यहाँ से मेरा इथाइन बाहर आ गया, भाई मैंने इसको KCN से रिएक्ट करवाया, इथाइन मेरा बाहर आ गया। अब एक मेरा बच गया, अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास 2 चीज़ें बच गई, एक एल्कीन और एक एल्केन, एक इसका गैसेस मिक्सचर बच गया। जब मैंने इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 से पास करवाया तो दोस्तों एक तरफ मेरा इथाइल सल्फेट बना और दूसरी तरफ मेरी क्या बन गई भाई, इथेन बाहर निकल गई एज ए गैस। और इथाइल सल्फेट को जब हीट किया तो वहाँ से मेरे को लास्ट में क्या मिल गया, इथीन मिल गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो एल्काइंस हैं बच्चों वो ख़त्म हो जाते हैं। हम इसके बाद एक चीज़ और पढ़ सकते हैं जिसका नाम है क्या, एरीन्स। एरीन्स क्या होते हैं, हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं बच्चों, एरीन्स बोलते हैं। अब देखो एरीन्स में, एरीन्स एक्चुअली आपको साइक्लिक होते हैं, आपके एक प्लेन में होते हैं और हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। इनके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस पाई जाती है। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n- क्या होता है, 6Y होता है। अब देखो Y यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स को दर्शा रहा है, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये अनसैचुरेशन का कोई भी टेस्ट वेस्ट नहीं देते, ठीक है। और एरीन्स का जो मेन सोर्स है वो कोलार होता है, ठीक है। ये जनरल इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। इनके पास क्या होता है, हायर परसेंटेज में कार्बन होते हैं, तो ये जो जब इनको जलाते हैं तो इनसे स्मोकी फ्लेम बाहर निकलती है। ये तो इसका जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम एरीन्स की या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, जैसे बेंजीन वेंजीन, ठीक है, इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं एल्केन से। देखो ये जो चीज़ है ये आपको प्योरली याद रखना है, ठीक है, इसके रिएजेंट वगैरह आपको सब चीज़ें याद रखनी है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं एल्केन से, हम क्या करेंगे,
एरोमेटाइजेशन करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो मेरे पास है हेक्सेन, और हेक्सेन में जब मैंने क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाला तो मेरा क्या बन गया, बेंजीन बन गया। मैंने क्या कर दिया, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कर दी। ठीक है, मैं एल्काइन से कर सकता हूं बाय द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अभी हमने लास्ट में करके देखा था, देखो ना लास्ट में हमने बेंजीन को बनाया था ना वहां पे रेड हॉट और आयरन ट्यूब का यूज करके, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन थी, उससे मैंने क्या बनाया था, बेंजीन बनाया था। अब मैं फिनोल कंपाउंड से भी क्या बना सकता हूं, बेंजीन बना सकता हूं। देखो फिनोल के पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है, मेरे को यही तो हटाना है, O ही तो हटाना है मेरे को। तो मैंने यहाँ पे जिंक का यूज किया और सिंपली ZNO बाहर निकल गया। अब मान लो मेरे पास ये वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे भी मुझे O को हटाना है, O को हटाना है, तो मैं यहाँ पे फर्दर जिंक का यूज करूंगा, वो क्या बना देगा, इसको टोल्यूइन में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर मान लो मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या है, CHO है, यानी कि मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। और रिडक्शन करने के लिए मैं हाइड्राजीन का यूज कर सकता हूँ बेसिक मीडियम में। जस्ट इसको हीट किया तो मेरे पास क्या मिल गया, टोल्यूइन मिल गया। वापस से अगर मान लो मेरे पास कीटोन है, तो कीटोन का भी मैं क्या कर दूंगा, रिडक्शन कर दूंगा, क्लेमेंशन रिडक्शन कर दूंगा। तो जिंक अमलगम का मैंने यूज किया कंसंट्रेटेड HCl के अंदर, और मेरे पास क्या मिल गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल गया। अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें हमेशा करना क्या होता है, CO2 को रिमूव करना होता है। तो CO2 को रिमूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम सोडा लाइम का यहाँ पे यूज करेंगे, जस्ट हमारे पास CO2 रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हम सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं, कैसे, बाय द हाइड्रोलिसिस। भाई हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, जस्ट हमने उसको हाइड्रोलिसिस किया तो हम वहां से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम डायजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं, कैसे, हम यहाँ पे कुछ इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, H3PO2 या फिर SnCl2, NaOH, फॉर्मिक एसिड या फिर अल्कोहल, इनमें से कुछ भी यूज कर लो। डायजोनियम सॉल्ट सारा का सारा हटके क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी यूज करके क्या कर सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे MgCl लगा हुआ है और इसका मैंने जस्ट हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। वापस से मैंने किया तो यहाँ पे क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया। भाई मैं वुर्च-फिटिक रिएक्शन भी करवा सकता हूँ। वुर्च-फिटिक रिएक्शन क्या है, वुर्च-फिटिक रिएक्शन देखो, अब मैं यहाँ पे दो क्लोरोबेंजीन को भी जोड़ सकता था, या फिर मैंने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे क्लोरोमीथेन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। कैसे, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करके जस्ट इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे पेट्रोलियम से भी क्या कर सकता हूँ, एरोमेटाइजेशन कर सकता हूँ। भाई पेट्रोल को मैं बहुत ज़्यादा क्या कर दूँ, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा मिक्सचर बनेगा लोअर हाइड्रोकार्बन का। अब उनको सेपरेट करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स को जब मैं सेपरेट करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगी, एल्कीन, और मेरे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। अब दोस्तों ये जो कंपाउंड बना है, यानी कि ये जो एल्काडाइन 1,3 एल्काडाइन बना है और एक एल्कीन बनी है, यानी कि इथीन बनी है। अब ये दोनों ना एक साइक्लिक फॉर्म में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो ये साइक्लिक फॉर्म में जुड़ गई। ठीक है, तो साइक्लिक फॉर्म में जुड़ गई का मतलब क्या है, एरोमेटाइजेशन हो गया इनका। अब यहाँ पे मान लो मेरे पास कोई ऐसा है कंपाउंड, और अगर मैंने उसमें से क्या कर दिया, उसको हीट कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास हाइड्रोजन के 4 मोल मतलब 2 मोल निकल जाएंगे, तो मेरी क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। तो ये जस्ट आपको बेसिक थी बात, ये जस्ट आप याद रखोगे, हल्की हल्की बातें, तो आपसे आप क्या कर दोगे, इजीली बेंजीन या एरोमेटाइजेशन कर दोगे। अब हम अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेंजीन हमारी कलरलेस लिक्विड होती है और इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 80 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों बेंजीन हमारी पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती और इसकी जो डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है। बेंजीन हमारा खुद ही एक सॉल्वेंट होता है और ये अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। भाई बेंजीन को अगर आप जलाओगे तो वहाँ से स्मोकी फ्लेम निकलेगी। ठीक है, अब अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे हम 3 रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो एडिशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो बच्चों पहले हम एडिशन रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो हैलोजन को ऐड करते हैं, तो हैलोजन को ऐड करेंगे फ्री रेडिकल प्रोसेस के थ्रू, तो हमारे पास बेंजीन है, उसमें हमने क्लोरीनेशन कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे देखो सब जगह क्लोरीन क्लोरीन, क्योंकि 3 मोल लिए थे, तो ये क्या हो गया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब इसको मैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोल सकता हूँ
यानी कि BHC बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको 666 के नाम से भी जानता हूँ, या फिर मैं इसको गामाक्जीन के नाम से भी जानता हूँ, मैं इसको लिंडेन भी बोलता हूँ। और देखो जो मेरा BHC है वो एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, ठीक है, याद रखोगे आप। अब देखो जब मैंने BHC बनाया, किससे बनाया मैंने BHC? बेंजीन से। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब देखो टोल्यूइन है मेरे पास, वापस से मैंने इसको क्या किया? फ्री रेडिकल एडिशन किया मैंने, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल एडिशन हुआ, तो यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन करवा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या होता है? फ्री रेडिकल एडिशन होता है। अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन को ऐड करने की, तो हम यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। भाई देखो मेरे पास क्या है, एक बेंजीन है, उसमें मैंने 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन डाले और निकेल का यूज कर दिया, रिडक्शन कर दिया, तो हाइड्रोजनेशन कर दूंगा यहाँ से सारे हाइड्रोजन बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी मेरे पास? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा बेंजीन से। मैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन कर सकता हूँ, भाई हाइड्रोजन को मतलब ऐड कर दिया, तो मेरे पास बाहर का मतलब है हाइड्रोजन को ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है, तो साइक्लिक क्या बन गई? हेक्सेन बन गई। मैं पार्शियली हाइड्रोजनेशन कर सकता हूँ, तो बिर्च रिडक्शन करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने थोड़े थोड़े हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया, मतलब ऐड कर दिया इसके अंदर। इसके बाद मैं ओजोन को भी ऐड कर सकता हूँ। तो देखो ओजोन को जो बेंजीन में ऐड करते हो, तो मेरे पास बेंजीन ट्रायोजेनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजीन ट्रायोओजोनाइड। और जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाता है? 3 मोल ऑफ ग्लायोक्सल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आप जिंक का यूज करोगे तो सिर्फ एसिड तक बनेगा, मतलब सॉरी एल्डिहाइड तक बनेगा। जिंक का यूज नहीं करते हो तो एसिड तक बन जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंबशन की। तो कंबशन में आप जानते हो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनना रहता है। तो इस सिंपल सी बात है, बेंजीन को जब आप 15/2 मोल डालोगे ऑक्सीजन के, तो 6 मोल ऑफ CO2 और 3 मोल ऑफ वाटर आपका बन जाएगा। अगर आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हो, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में आप वेनेडियम O5 का वेनेडियम ऑक्साइड लोगे। अगर अब यहाँ पे देखो डिफरेंट टेम्परेचर पे 300 डिग्री सेल्सियस लोगे तो फिनॉल बन जाएगा, और 450 डिग्री सेल्सियस लोगे तो आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब देखो हम एक करवाते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाई हमारे पास एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए। क्या करने के लिए? बेंजोइक एसिड बनाने के लिए। किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ना, ये देखो ये सारे जो भी ब्लू पेन्स है यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सारे जो कंपाउंड है इन सभी के पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन का मतलब है कि जो बेंजीन के साथ कार्बन लगा हुआ है उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पे जितने भी बेंजीन बनी है सबके पास जितने भी कार्बन अटैच है, मतलब जो बेंजीन से अटैच है उसके पास क्या है? कम से कम एक हाइड्रोजन तो जरूर है। तो ऐसा कुछ भी हो आपके पास, कोई भी कंपाउंड हो दोस्तों, उसमें आप एक क्या कर दो, उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। ओ भाई ये क्या हो चुका? 1 मिनट दोस्तों, हमें दोबारा से बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ये रफ हो गई, ओके CH, चलो ये हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब देखो इसमें मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया एसिडिक कंडीशन में, तो यहाँ पे सब जगह से CO2 वाटर बाहर निकल जाएगा और हमारे पास एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? क्रोमाइल क्लोराइड का यूज कर सकते हो। देखो आप इटार्ड रिएक्शन करवा सकते हो। आपके पास क्या है? टोल्यूइन है, अगर आपने उसमें क्रोमाइल क्लोराइड डाला यानी कि CrO2 Cl2 और हाइड्रोलिसिस करवा दिया, तो आप यहाँ पे क्या बना सकते हो? बेंजल्डिहाइड। इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद आप हमेशा याद रहे, देखो अब मेरे पास है मान लो टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, ये बेंजोइक एसिड नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बेचारे के पास एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। भाई ऊपर वाले की तरह देख लो ना, ये मेरे पास रहा क्या? टर्शरी क्या रहा? ये टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन है, ठीक है। तो इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है,
तो बेचारा क्या नहीं दे सकता, बेंजोइक एसिड नहीं दे सकता, बना नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आपकी एरोमेटाइजेशन हो जाती है फिनिश। आई होप आपको हाइड्रोकार्बन्स, अब मैंने हाइड्रोकार्बन्स आपको कंप्लीट करवा दिए, तो आपको हाइड्रोकार्बन्स पूरे अच्छे तरीके से आ जाएंगे। आप जस्ट इनके ऊपर प्रैक्टिस करो और इनके क्वेश्चन ना बिल्कुल इजीली हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजीली आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप कहोगे तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज़ और आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, और फिर दोबारा से मिलते हैं। गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और अपने प्लीज़ सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत काम की वीडियोस आपके पास अब आने वाली हैं। आपको पूरी केमिस्ट्री, हम आपको पूरी केमिस्ट्री नीट के लिए आपको प्रिपेयर यहाँ पे करवाएंगे। अब आप देख रहे हो इस चैप्टर में जो भी मैंने मतलब हाइड्रोकार्बन में जो भी मैंने पढ़ा है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे हर एक बात को डिस्कस किया है और 100% यहाँ पे सिर्फ आपको बस ये बात याद रखनी है, आपका नीट क्लियर है। हाइड्रोकार्बन्स में अगर इससे बाहर कुछ पूछ लिया जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, कुछ नहीं पूछा जाएगा हाइड्रोकार्बन्स में इससे बाहर, इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आप बस इतनी तैयारी करो और जस्ट क्वेश्चन एक बार, एक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक प्रैक्टिस सीरीज है, मान लो उसमें 50, 60, 100, 70, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार क्या कर लो, हल्के से ट्राई मार लो जो हाइड्रोकार्बन से पूछे गए हैं। आपके डैम श्योर इस थ्योरी से आपकी हर एक डाउट आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।